नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। पहली खबर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई बता दें, जहां वो दिल्ली दौरे पर पहुंचे और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की नितिन नवीन को। उन्होंने उत्तराखंड का शहद भी भेंट किया। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की गई। मुद्दों पर चर्चा कर सीएम धामी ने मार्गदर्शन भी नितिन नवीन से मांगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। नितिन नवीन का प्रस्तावित उत्तराखंड का दौरा है और उससे पहले दिल्ली दौरे पर जब आज पुष्कर सिंह धामी आए तो नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पुष्कर सिंह धामी आज जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे, नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से लगातार कई बदलाव तमाम राज्यों में संगठन में हुए हैं और तौर पर दिल्ली दौरे पर रहने के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने गया। और माना जा रहा है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रणनीति तय की गई थी कि किस तरह से बूथ लेवल पे बैठकें की गई है, छोटी छोटी टोली में बैठकें की गई, उसी तरह की रणनीति अब उत्तराखंड के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी। और इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और ये भी बता रहे हैं कि 2027 से पहले संगठन में किस तरह से बदलाव किया जाए और संगठन किस तरह चुनाव में काम करेगा, उसको लेकर रणनीति तय की है। और दूसरी तरफ ये भी है कि नितिन नवीन का पहले से प्रस्तावित दौरा है, मई में उनको उत्तराखंड के दौरे पे जाना है, संगठन तमाम लोगों से मुलाकात करनी है, बैठक करनी है। उस सिलसिले में भी मुलाकात हुई है और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। उन्होंने भी तमाम जो अपडेट है जो उत्तराखंड में जिस तरह संगठन काम कर रहा है उसको बारे में अपडेट भी दिया। अब ये भी कहा है कि हो सकता है कि 2027 चुनाव से पहले संगठन में जो बदलाव हो उसको लेकर भी चर्चा संभव माना जा रहा है। ठीक है पंकज, साथ ही नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर जब जाने वाले हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई और खास सौगात अब मिल सकती है या कोई और संभावित मुद्दों को लेकर के वो वहां पहुंचेंगे जो कि चर्चाएं हो सकती है उत्तराखंड पहुंचने के बाद भी? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा पहले, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की रणनीति और असम की रणनीति बनाई गई थी, जिस तरह से चुनाव के दौरान छोटी छोटी टोलियां बनाई गई, इसके अलावा बूथ लेवल में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, हो सकता है कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह की रणनीति तय कर हो रही होगी और इसी के लिए बैठक बुलाई गई है। और हो सकता है कि जब नितिन नवीन वहां जाएंगे तो तमाम जो उत्तराखंड बीजेपी के महासचिव है उनसे मुलाकात करके तमाम विधायकों से रिपोर्ट लेंगे और संगठन मंत्री जो है उत्तराखंड के वो भी अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश करते नजर आएंगे, किस तरह से 2027 की तैयारी चल रही है और आगे किस तरह से तैयारी करनी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। ठीक है पंकज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पार्टी की जीत एक तरफा होगी। बातचीत के दौरान विधायक बंशीधर भगत ने इशारों में ये भी स्वीकार किया कि कुछ समय पहले तक प्रदेश में बीजेपी की जीत को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अब पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायक के इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़ करके देख रहे हैं। तो कहने की कोई बात ही नहीं, उत्तराखंड तो बिल्कुल तीसरी बार सरकार को रिपीट करेगा और बड़े बहुमत से करेगा। अभी तक तो थोड़ा सोचने की बात थी, लेकिन इस समय तो अब ऐसी लहर पूरे देश के अंदर हो गई है कि उत्तराखंड में बिल्कुल ये समझ लीजिए मोदी और धामी जी का पूरा रोल है और ये पूरे जो काम कर रहे हैं उन कामों को देखकर जनता वोट दे रही है। और दूसरा, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए कांग्रेस ने और अन्य दलों ने अपना
प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन से नाराज होकर ही बंगाल में भी ये स्थिति हुई, सब जगह ये स्थिति हुई। उत्तराखंड पूर्णतया भाजपामय रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और खबर उधम सिंह नगर के नानकमता से है, जहां पर ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बजिंदर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी है। दरअसल उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा। वहीं चुनाव में नामांकन निरस्त कराने के लिए बिना किसी मौके की पैमाइश के अतिक्रमणकारी दिखाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ बजिंदर सिंह ने लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ी। लगातार ताल बटोल के बाद जब 13 फरवरी को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच करके पैमाइश की तो सच सामने आ गया। सर्वे में स्पष्ट हुआ कि उस भूमि पर बजिंदर सिंह का कोई अतिक्रमण नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बजिंदर सिंह निर्दोष थे तो उन्हें चुनाव से रोकने के लिए किसने गलत रिपोर्ट तैयार की। वहीं सितारगंज के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नारायण पाल धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर निर्वाचन का दारोमदार रहता है और आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को जबरदस्ती आप उसका पर्चा ही नहीं दाखिल होने देते हैं। इसमें जो यहाँ पे भाजपा के जो कुछ नेता हैं उनका हाथ है। उन्होंने तहसीलदार से और नीचे के लोगों से मिली भगत कर दी। मकान जमीन की यहाँ है तो आधा किलोमीटर दूर दिखा दिया इनका कब्जा। इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो ये सरासर गलत है। और इसकी लड़ाई ये विजेंद्र मोमी है, ये यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हैं। चंपावत दुष्कर्म मामले को लेकर के अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी संवेदनशील मामलों को राजनीतिक रंग देकर के जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की कई पदाधिकारी, कार्यक्रम और स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद रहे। हमने यहाँ पर पुतला दहन किया कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया किस्म की राजनीति करी है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटी सी बच्ची को बहला फुसला करके उसके साथ जो इतना घिनौना अपराध, मैं कहूंगी उसको, उस अपराध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोगों को उनने उसमें शामिल किया था, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि को, पूरे संगठन की छवि को, पूरी सरकार की छवि को खराब करने का काम किया था। हम भरजोर उसका विरोध करेंगे। आगे को भी अगर कोई ऐसी चीजें हमारे पास उनके आएंगे कोई इस टाइप का, तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे। पूरी महिला मोर्चा की ओर से, पूरी प्रदेश की ओर से भी हम उस बात का बिल्कुल विरोध करेंगे। आगे को भी विरोध में खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। आज हमने कांग्रेस पार्टी का जो पुतला दहन किया है, ये बहुत संवेदनशील जो मामला था उसका है। और ये मामला मैं इसलिए संवेदनशील कहना चाहूंगी क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि ये लोग कोई अच्छे काम कर सके या कैसे भी ये भाजपा को घेर सके। इन्होंने एक घिनौनी हरकत चंपावत जिले में करी। इन्होंने एक नाबालिग बच्ची, जिस बच्ची का पूरा भविष्य है, ऐसी बच्ची को गुमराह करने का काम किया, जो कि हम लोग सहन नहीं करेंगे। और हम लोग क्या, किसी भी महिला को या किसी भी व्यक्ति को इनको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस किस स्थिति तक गिर गई है और कैसे इन्होंने एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर उनने ऐसा एक आरोप लगाया जो कि अब निराधार साबित हो गया है और आरोपियों को जो है सजा उचित कार्रवाई उनके लिए हो रही है। जानते हैं कि बीते दिनों चंपावत में एक बहुत ही निंदनीय दुर्घटना घटी गई और हम सभी जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है उसकी संकीर्ण मानसिकता को ये दर्शाता है और एक संवेदनशील मुद्दा हम सभी के बीच है। मैं विपक्षी पार्टी से कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो सही मुद्दों पर कीजिए और जो हमारी भाजपा, हमारा संगठन है, हमारा राष्ट्रीय संगठन है, उसकी छवि को धूमिल करने का ये बहुत ही निंदनीय प्रयास है। और इसके माध्यम से मैं एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल विफल होता नजर आता रहा है और कांग्रेस पार्टी को इस पर शर्म करनी चाहिए। और जितने भी लोग इस पार्टी के सदस्य हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह की राजनीति ये लोग लोगों के बीच कर रहे हैं।
पौड़ी के जीपी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोहने का काम किया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश की तकनीक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने तकनीकी शिक्षा से जुड़ी बैठक भी की, जिसमें कि कॉलेज के विकास और छात्रों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, आने वाले समय में कॉलेज परिसर में छात्रों के लिए आधुनिक स्टेडियम और खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके। पहली बार हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और मैंने निर्णय लिया है कि हर साल घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और आज बड़े धूमधाम से 2 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने आज यहाँ पे बीओजी की बैठक भी रखी है, टेक्निकल शिक्षा की बैठक भी रखी है और मेरा सौभाग्य है कि घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बहुत अच्छा संस्थान है। यहाँ के फैकल्टी के प्रमोशन हो, यहाँ पे जो है स्टेडियम हो, बच्चों के लिए खेल का सामान हो, हर प्रकार की सुविधा हम यहाँ पे बच्चों को देंगे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरे भारत में जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे और जो यहाँ पे अच्छा से अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा। तो देहरादून की सड़कों पर टैक्सी नंबर की गाड़ियां जिनके नंबर प्लेट सफेद हैं, वो बेखौफ दौड़ रही हैं। सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जहां सत्ता और रसूख के बीच कानून का ही दबता नजर आता है। सचिवालय से लेकर वीआईपी गलियारों तक कई ऐसी गाड़ियां चर्चा में हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन टैक्सी के तौर पर है, लेकिन उन पर सफेद नंबर प्लेट लगी हुई है। अब इस मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है, क्योंकि आरोप सत्ता पर लग रहे हैं और जवाब भी सीधे राजनीतिक गलियारों से ही आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून समेत देश भर में टैक्सी नंबर की गाड़ियों पर सफेद नंबर प्लेट लगाने का खेल लगातार जारी है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियम साफ कहते हैं कि कमर्शियल और टैक्सी वाहनों पर पीली HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद कई गाड़ियां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा सवाल उन गाड़ियों को लेकर उठ रहा है जो सचिवालय, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के इस्तेमाल में है। आरोप है कि टैक्सी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जानबूझकर सफेद प्लेट लगाई जा रही है, ताकि गाड़ी प्राइवेट दिखाई दे और सवाल ना उठे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सीधे सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि मुद्दा किसी पार्टी का नहीं बल्कि परिवहन विभाग के नियमों का है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ये गलत है और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर टैक्सी नंबर की गाड़ी पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस ने इशारों में सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों पर नियम तोड़ने के आरोप भी लगाए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि हमारे अधिकारी जो है वो नेताओं से भी बदतर हो चुके हैं। अगर ऐसी गाड़ियां चल रही हैं तो उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए और अगर कोई गाइडलाइंस है मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी शर्म है? ये कौन सा अहंकार है? अधिकारियों को शर्म इस बात से आनी चाहिए कि वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे। उन्हें अपना रुतबा दिखाने की चिंता हो रही है। उन्हें ये दिखाना है कि वो सरकारी गाड़ी में चल रहे हैं जो टैक्सी नहीं है, इसलिए नंबर प्लेट तक को बदल दिया गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग अपना काम कर रहा है और किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जा सकता। कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, इस विषय पे हमको नहीं जाना है। विषय इस बात का है कि परिवहन विभाग के जो नियम और कायदे हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका कोई उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी अगर
वाहन प्रयोग कर रहा है, जो टैक्सी नंबर है उन पर अगर कोई उल्लंघन उस नियम का कर रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से उसकी जांच भी होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर आरटीओ देहरादून संदीप सैनी ने साफ कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में टैक्सी वाहन पर सफेद नंबर प्लेट लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो या आम व्यक्ति, टैक्सी रजिस्ट्रेशन वाली हर गाड़ी पर पीली HSRP प्लेट अनिवार्य है। विभाग की एनफोर्समेंट टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है और दोबारा उल्लंघन करने पर कार्रवाई और सख्त होगी। साथ ही असली दिखने वाली नंबर प्लेट बनाने वाले वेंडर्स पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। भी नॉर्म्स में कोई भी ऐसा डेजिग्नेटेड नहीं है कि कोई अगर येलो नंबर प्लेट की टैक्सी गाड़ी है कि वो वाइट प्लेट को यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा प्राविधान नहीं है। अगर आउटसोर्सिंग गाड़ी है तो उसको येलो नंबर प्लेट ही लगाना। टैक्सी नंबर पर चल रही गाड़ियों में सफेद नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि नियमों और व्यवस्था पर उठता बड़ा सवाल बन चुका है। देहरादून में सामने आए इस मामले ने ये बहस तेज कर दी है कि क्या प्रभावशाली लोगों के लिए कानून अलग तरीके से लागू होता है। सत्ता के गलियारों से जुड़ी गाड़ियों के नाम सामने आने से मामला राजनीतिक रूप ले चुका है, लेकिन असली मुद्दा जवाबदेही और निष्पक्ष कार्रवाई की है। अब जनता की नजर इस बात पर है कि प्रशासन नियमों का पालन सभी पर बराबरी से करवाता है या फिर ये मामला भी चर्चाओं तक सीमित रह जाता है। बड़ा सवाल यही है कि जब आम आदमी के चालान मौके पर कट जाते हैं तो क्या सत्ता और सिस्टम से जुड़ी इन गाड़ियों पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं। सवाल सिर्फ परिवहन विभाग पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों और रसूखदार लोगों पर भी है जिनकी गाड़ियां खुद नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? रुतबा, सिस्टम की ढलाई या फिर नियमों से ऊपर होने का एहसास? क्योंकि जब जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग ही कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे तो आम आदमी से नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में परिवहन विभाग कितनी सख्ती के साथ एक्शन मोड पर नजर आता है। अपने कैमरा पर्सन आशु कागत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना रामपुरा चौकी क्षेत्र स्थित कटोरी मंदिर के पास की बताई जा रही है, जहां पर कुछ युवकों और एक चौमीन विक्रेता के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने की नौबत तक आ गई और फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही रामपुरा चौकी प्रभारी पुलिस टीम ने साथ मौके पर पहुंच करके पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू की गई। मौके से मिले सबूतों को कब्जे में ले लिया गया। साथ ही पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है ताकि फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा सके। वहीं कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। चौमिन के चक्कर में हुआ था पंगा। अच्छा, 4-5 बजे की बात। आपकी दुकान है चौमिन की? हाँ, मेरी वो मैंने किराए पे दे रखी दुकान। अच्छा, ये बताओ कि क्या कुछ हुआ था, कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे? 5 लड़के थे, 2 को तो मैं जानता ही नहीं, 3 को जानता हूँ। वो आते एकदम वो कमल जो है लड़का, वो आके चौमिन मांगने लगे उससे दादागिरी से। उसने कहा कि पैसे दो, ये एकदम उसमें भड़क गए, उल्टा बोलने लग गए, क्यों नहीं देगा, क्या बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बशीर है। आपकी दुकान से मांग रहे थे तो क्या? हाँ, तो फिर मैं आगे निकल, मैंने क्या बात है, तो वो साला मेरे से भी गर्म हो गया। अच्छा, वैसे उल्टा बोलने लग गया, तो लोगों ने फिर और भी लोग आगे समझाने में, तो वो रफा दफा हो गया मामला, चले गए वो लोग। ये दोबारा आए फिर सारा तमंचे लेकर 3 आए हैं। 3 लोग हैं। तो क्या क्या चौमिन जो मांग रहे थे, क्या पैसे नहीं दे रहे थे? हाँ, दादागिरी वाली बात कर रहे थे ना, दारू पी रखी थी लोगों ने, पीता आए थे। हाँ। तो वहीं देहरादून के पछवादून क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार असर दिखा रहा है, जहां क्षेत्र के मुख्य मार्गों, चौक चौराहों के साथ ही विकास नगर से सटे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पॉइंट्स दराटी और कुलाहल पर पुलिस की चौकसी को बढ़ाने का काम किया गया है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग भी की जा रही है और साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। अभियान के तहत में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग मचाने और ड्रंक एंड ड्राइविंग करने को लेकर के अब सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है
कि नियमों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो सभी पर कार्रवाई होगी और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र में 24 घंटे चेकिंग अभियान जारी है। ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों पर शिकंजा कसना और आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। ऑपरेशन प्रहार हमारा निरंतर जारी है। इसमें हमारे बॉर्डर्स पे 24 आवर्स चेकिंग पुलिस बल द्वारा की जा रही है। जितने भी वाहन हमारे आते जाते हैं हमारे समीपवर्ती राज्य हिमाचल और उत्तर प्रदेश से, तो दर्रारेट और गुलाल पर दोनों जगह हमारे यहाँ निरंतर चेकिंग चल रही है। साथ ही साथ देर रात जो ऑपरेशन प्रहार में जो भी शराब पीने के कोई का हड़बड़ मचाने वाले या ड्रंकन ड्राइविंग करने वाले या ऐसे स्थान जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बार वगैरह है, उनको समय से बंद कराया जा रहा है। देर रात्रि में अगर कोई खुल रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करें। काशनगर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार सड़क पर लापरवाही दिखाने वालों पर भारी पड़ रहा है। देर रात तक चलाए गए अभियान में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज रफ्तार और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जबकि स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को सड़क हादसों पर रोक लगाने की दिशा में जरूरी कदम जरूर बताया है। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकास। तो हरिद्वार की गोविंदपुरी कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग किशोरी का शव मिला, जहां शव मिलने की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में इस वक्त पुलिस की टीम जुट चुकी है। मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।